वो कौन सा दौर था भारतीय राजनीति का जहां आपको लगता है कि अच्छी राजनीति चल रही थी? राजनीति देश हित में। आपने कमाल का सवाल पूछा है। 2014 के पहले के जो घोटाले थे उनसे इतने परेशान हो गए थे कि हमें मोदी जी के वादों ने ही मंत्र मुक्त कर दिया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। हमारे डर ने, हमारी खामोशी ने सरकार को तानाशाह बनाया। वो कौन सा दौर था भारतीय राजनीति का जहां आपको लगता है कि अच्छी राजनीति चल रही थी? लेकिन इतनी बदतर नहीं थी। अगर मैं एक एग्जाम्पल देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का लूं। सेफ खेल दिया आपने बीजेपी वाले के नाम। नहीं, मैं सेफ नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। जब वो विपक्ष से डिस्कशन उस वक्त हुआ करता था, या आपने एक बयान अटल जी का ये भी सुना होगा, जब वो विपक्ष में थे और उन्होंने कहा कि मुझे विदेश नीति के लिए बाहर भेजा गया था, सरकार में भी नहीं थे। यानी उस वक्त विपक्ष को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो वो तो अभी भी दी गई कि वो कह देंगे हमने शशि थरूर को भेजा, उमर अब्दुल्ला को भेजा। कहाँ भेजा? हाँ, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो विपक्ष का मेन नेता है, आज आप मानसून सत्र की अगर बात देखें, उसमें जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं, राहुल गांधी जी ने सरकारी सिस्टम या जो एग्जाम सिस्टम, इस पे आवाज उठाई, या किसी भी चीज पे आवाज उठाई, तो आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा पक्ष का नेता है जो एक बात को भी ये कहता है कि नहीं आपने ये बात उठाई है, हम इस पे विचार करेंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज हम लोगों की होप क्यों टूट गई है कि आप मानसून सत्र में आवाज उठा दीजिए? आज हम लोगों ने मीडिया से भी कहना छोड़ दिया है, क्योंकि आवाज उठाने सिर्फ मकसद नहीं है कि मामला चर्चा में आ जाए। हल क्या होगा? आप देखिए, मैंने 31 तारीख को हर मीडिया से सवाल किया कि आप आ गए हमारे पास, हमसे पूछते हैं ये मुद्दा है, कभी आप चेयरमैन साहब से जाके पूछिए। और हुए चेयरमैन के इंटरव्यू। तो अब ये चीजें सोचिए पॉजिटिव हो रही हैं कि लोग चेयरमैन का इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आज का यूथ इस तरीके से प्रेशर बनाता गया ना, तो मीडिया जो बेचारी दब गई है, उसको इतनी हिम्मत मिल जाएगी कि वो सीधे मोदी जी से सवाल कर पाएगी। क्योंकि हम 2014 के पहले के जो घोटाले थे उनसे इतने परेशान हो गए थे कि हमें मोदी जी के वादों ने ही मंत्र मुक्त कर दिया था, और हम प्रेशर में आ के हंसते रहे। मोदी जी आए, पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक दो इंटरव्यू करते थे। एक पत्रकार ने लिया था जहां पे बेरोजगारी की भी बात कही थी, और उन्होंने कह दिया था कि बाहर समोसा बेचने वाला भी रोजगार ही है, और उस पर वो पत्रकार ने हंस दिया था। अगर उस वक्त शायद इस बात को काट दिया गया होता तो मीडिया की हिम्मत रहती, और प्रधानमंत्री साहब करते भी। हमने ही तो हमारे डर ने, हमारी खामोशी ने सरकार को तानाशाह बनाया। मैं ये मानता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनका इंटरव्यू किया था और सरकारी नौकरी को लेकर उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा सरकारी नौकरी हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हम वो मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं जहां बच्चा 8, 9, 10 के बाद जो करियर करना चाह रहा है वो कर ले। सरकारी नौकरी हम सबको नहीं सकते, इतनी बड़ी आबादी है। अब हमने उसे प्रायोरिटीज से हटा दिया है। सरकार के पहले प्रायोरिटी पे था उनकी। सरकार के तमाम नेता मंत्री से भी आप पूछेंगे तो जैसे ही आप नौकरियों का जिक्र करेंगे, वो कहते हैं कि हमने स्किल इंडिया, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, मेक इन इंडिया शुरू होता है, किसके जरिए नौकरी दी गई। ये समोसा पकौड़े वाला भी जो जिक्र था वो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया था कि ये भी रोजगार है। अब सरकार की प्रायोरिटी नहीं है सरकारी नौकरी आज के दौर में, क्या इस वजह से ये इतने सारे विवाद आने लगे लगातार हर साल? देखिए, ऐसा मैं आपको पूरी सरकारी नौकरी की वजह बताता हूँ, लोग समझ नहीं पाते हैं। शायद मोहन यादव जी के पास, मुझे लगता है, उस स्तर का दिमाग भी नहीं था कि वो इस चीज़ का सही जवाब दे पाते। मैं आपको देता हूँ। सरकारी स्कॉलर हैं आप, मतलब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने दम पे उन्होंने क्या किया है। देखिए, देश की राजनीति अगर सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व और उनके दम पे चलती रहेगी तो राजनीति का स्तर इसी तरीके से गिरता रहेगा। आप कंगना साहब के बयान देखिए, मैडम के, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कंगना को किस स्तर पे एमपी बना दिया आपने? सिर्फ मोदी जी के नाम पे ना। अगर देश का विकास इस बात पे निर्भर करेगा कि देश का प्रधान भी मोदी जी चुनेंगे, तो गांव कभी विकास नहीं कर पाएगा। तब तो गांधी जी कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन। गांव का मुखिया अगर गांव के मुद्दों पे वोट लेके जीत के आएगा, तभी उसकी जवाबदेही भी होगी। अगर मोदी जी किसी को भी गांव का मुखिया बना दें, वो गांव के लोगों की बात ही नहीं सुनेगा, उसके लिए वो चीज प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो मोहन यादव जी का कितना बड़ा अनुभव राजनीति में था कि उनको देश के एमपी जैसे राज्य की सत्ता सौंप दी गई। पढ़े लिखे हैं, मतलब उनके पास कई डिग्रीज, अगर डिग्री को हम पढ़ाई का पैमाना मानते हैं तो बिल्कुल। चलिए, मैंने मान लिया डिग्री को अगर हम पढ़ाई का पैमाना मानते हैं, तो उन्होंने ये बात बड़ी खराब कही है कि सरकारी नौकरी प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर आपका रोजगार देना और इंडस्ट्री लगाना प्रायोरिटी पे हो गया, तो सरकारी नौकरी अपने आप क्रिएट होगी। आपको प्रायोरिटी रखने की जरूरत नहीं है। आज एक बात बताइए, अगर इस देश की जनता आदी हो जाए और आदी हो जाए, तो बहुत सारी पुलिस की नौकरियों की भी जरूरत नहीं है। पुलिस किस लिए है?
शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। जीएसटी डिपार्टमेंट की नौकरियां किस लिए हैं? ताकि जो इंडस्ट्री चल रही है उनसे ठीक तरीके से जीएसटी वसूला जाए और देश हित में लगाया जाए। इनकम टैक्स की नौकरियां किस लिए हैं? कि जो लोग कमा रहे हैं उसको देखने के लिए। तो अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री भी लगा रहे हो, अगर आपका फोकस उस चीज़ पर भी है कि बाहर से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो सरकारी नौकरियाँ अपने आप क्रिएट होंगी। तो इनका जो मकसद है वो प्राइवेट नौकरियों को क्रिएट करना भी इनकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकारी नौकरी कोई क्रिएट करने की चीज नहीं है। जरूरत होगी तब तो सरकार नौकरियों को लेगी। ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा रहे हैं। इनको लगता है कि 60,000 रुपए का काम अगर 8,000 में हो रहा है, ये देश के युवा की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर यही हालत रहे तो जो आज ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं ना, कल को ये भी कह देंगे कि हम आईएएस ऑफिसरों से भी अब 18 घंटे काम कराएंगे, 16 घंटे काम कराएंगे, उनको आवास भी नहीं देंगे। हो सकता है ये कह दें सैलरी भी आधी हो जाएगी। तो आदमी तो मजबूरी में काम करेगा। तो ये उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सरकारी नौकरी इनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इतनी इंडस्ट्रियां बंद कर दी। लोग आज कहते हैं कि भारत पहले टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन आज बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया टेक्सटाइल में। कपड़ा बाहर से इंपोर्ट होकर आने लगा। सरकार का काम खाली इतना रह गया है कि बाहर से चीज़ें आ जाएं। वैसे ये चाइना की चीज़ों का विरोध करते हैं और उस पर हमें टैक्स मिल जाए, हम बस इतना काम करेंगे। दैट्स कॉल्ड कारोबार। ये कारोबार है कि आपने टेस्ला यहाँ खोलने के बजाय एक कार बाहर से जो 30 लाख रुपए की मिल रही है उस पर आपने 30 लाख रुपए लेके कह दिया कि जी हमारे लोगों को अब 60 लाख में बेच दिए। ये कारोबार है, ना कि आप देश हित में कोई काम कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कुल मिलाकर सब चौपट कर दिया गया है? बिल्कुल चौपट कर दिया गया, एकदम सारी चीजें चौपट हो गई। आप मुझे बताएं, अगर इतना कुछ है, आज आप आवाज उठा रहे हैं, देश का नेशनल मीडिया आवाज उठा रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट इस पे नहीं आ सकता था? आप लोग हैप्पी बर्थडे खेल लेते हैं। आपको ये याद आ जाता है कि आज राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, विश कर देता हूं। राजनाथ सिंह को ये याद आ जाता है कि जी मोदी जी ने विश किया है, उनको थैंक यू लिखना है और ये बताना है देश आपके नेतृत्व में बहुत आगे जा रहा है। ये लोगों की अपनी एक दुनिया हो गई है जिसमें इनको लगता है कि देश बहुत आगे जा रहा है। इनको देश की जनता या उनके मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए मोदी जी का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो महंगाई की दर थी और जो आज महंगाई की दर है वो बहुत कम हो गई है। कल को ये भी कह देंगे कि बेरोजगारी जो 45 साल में हम लोग चिल्ला रहे हैं उच्चतम स्तर पर, ये कहेंगे सबको रोजगार मिल रहा है। क्योंकि जो जोमेटो में लड़का डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, 15-16 हज़ार कमा रहा है, इनके लिए वो भी एक रोजगार है। इनके लिए वो भी रोजगार है जो कुली रेलवे स्टेशन पे सामान उठा रहा है। वो उस माँ से पूछे जिसका बेटा सामान उठा के जिसकी कमर दब गई है। फ्रांस में तो नहीं है कुली। यहाँ मजबूरी में अगर आदमी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए समोसे और चाट का ठेला लगा रहा है, बारिश के मौसम में वो भी नहीं लगा पा रहा है, ये उसे रोजगार कहते हैं? शर्म आनी चाहिए कि इनके तो 75 साल में भी सपने पूरे नहीं हुए और यहाँ एक हुआ जिसको देश को आगे के 30 साल तक चलाना है और आप उसके सपनों की हत्या कर रहे हो। सरकार कितने साल की है? 5 साल, 6 साल, 4 साल। प्रधानमंत्री और कितने साल सत्ता में रहेंगे? और एक युवा जिसको आगे के 30 साल के लिए देश चलाना है, फिर आप कहते हो 2047 में भारत विकसित होगा तो हमें रोड मैप दे दीजिए। आपने तो 2014 में भी बहुत बातें कही थी। तो विपक्ष से जो शिकायत थी वो यही थी कि अगर बंगाल में ममता जी की सरकार है तो वहां भी बीजेपी विपक्ष में है। तो मेरी उस विपक्ष से भी शिकायत है कि बंगाल में भर्तियां कौन सी ठीक तरीके से हो रही हैं। यूपी में समाजवादी की सरकार है तो वो भी सवाल करें। और सिर्फ सवाल करना अब नहीं है। अब क्या हो गया? सवाल कर दीजिए, रील कट गई, डल गई, व्यूज आ गए, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। मेरी तो इस चीज के भी लिए लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जी आज गेमर्स को बुला के अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि गेम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहां से सरकार को टैक्स से लेकर के बहुत रेवेन्यू आ रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में ये लोग गेम खेलना कंपलसरी कर देंगे। पढ़ाई तो तिलंडे में चली गई है। आप गेम खेलेगा आपका बच्चा? यूट्यूब पे बैठे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि गेमर्स को प्रमोट किया जा रहा है। हर 1 किलोमीटर पे ठेके खोलने जा रहे हैं, स्कूल सरकारी मर्ज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। तो आप बताइए ना, सरकार को तो वो काम करना अच्छा लग रहा है जहां से रेवेन्यू आ रहा है। कल को रेवेन्यू के चक्कर में दारू भी कंपलसरी कर देना, जो ना पिए उसको पुलिस उठा ले जाए। तो रेवेन्यू कहां से आ रहा है? सिर्फ सरकार का वो फोकस है। अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा आ रहा है, बाहर से हम चीजें मंगा के यहाँ बेच रहे हैं, ज्यादा बन रहा है, क्यों चाइना में 6ठी क्लास का लड़का कैपेसिटर बना दे रहा है और हमारे यहाँ 6ठी क्लास में ABCD सीखना मुश्किल हो जा रहा है? एजुकेशन पॉलिसी को देखें कि मेरे पिताजी ने जो किताब पढ़ी है वो मैंने पढ़ी है। क्या अपडेशन है? क्या सरकार एजुकेशन पे, क्या प्रधानमंत्री जी को हम लोग कहते हैं बहुत विजनरी हैं, क्या विजन है उनका जो ये सोच रहे हैं कि ये यूथ का क्या होगा 10 साल बाद? जो बच्चा आज स्कूलों में जा रहा है, स्कूलों की जो हालत है वो क्या होगा? क्या उसको सिखाया जा रहा है? हम प्रधानमंत्री जी ने 362 करोड़ रुपए विदेश दौरे पे खर्च कर दिए। कभी उनको ये नहीं दिखा कि सिंगापुर में 6ठी क्लास के लड़के को पेचकस प्लास दे दिया जाता है कि स्किल डेवलप करनी है।
ये भी तो सीख के आना था। पहले के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो आके बताते थे ये हमने सीखा ही हम अपने देश में करेंगे, हमने इतनी कंपनियों से बात की है, ये इन्वेस्टमेंट होगी देश में, इतनी बेरोजगारी दूर होगी। आज क्या बात होती है कि प्रधानमंत्री साहब से ट्रंप ने हाथ कैसे मिलाया, पहले उसने हाथ आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। बिहाइंड द सीन का गेम चल रहा है और बिहाइंड द सीन सबको पसंद होते हैं। आज 16 से ज्यादा अगर कोई ये कहे कि 16 के बिहाइंड द सीन दिखाए जाएंगे जहां पे बसंती तैयार हो रही है रेडी विद मी, तो शायद मुझे लगता है आज लोग 1500 रुपए की टिकट लेके भी सिनेमा घरों में चले जाएंगे। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें देश को क्या दिखाना है। आज मेरा बच्चा भी ये चाहता है कि उसको पूरे दिन मोबाइल चला के दिखाया जाए, मोबाइल पे वो वीडियो देखे, पढ़े ना। लेकिन ये मेरी अपने बच्चे के प्रति तो जिम्मेदारी है, बेटा नहीं मोबाइल गलत है, ये नहीं देखना है। और आज चाहे वो यूथ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी जिस चीज को प्रमोट कर रहे हो, वो सब क्या है, उस यूथ से कोई मतलब नहीं, वो हमारा बच्चा नहीं है, उसे हम वो दिखाएंगे जो ज्यादा है। आज टीआरपी के गेम पर भी सरकार को लगाम कसनी चाहिए कि टीआरपी पैरामीटर नहीं होना चाहिए, आगे जाके ये चीजें भी फटेंगी। आज आप सरकार पे काफ़ी गुस्सा दिखा रहे हैं, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं है जो सोशल मीडिया पर विपक्ष का आप पर आक्रोश निकला कि आप सरकार नहीं के बहुत फेवर कम में? निकला है जो सरकार पे मैं यहाँ पे आवाज उठा रहा हूँ। इससे ज्यादा तो मैंने 2016 या 17 में पहला वीडियो बनाया था बेरोजगारी पे। तब लोग कह रहे थे मोदी जी अभी अभी आए हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। मैं तब से देख रहा था, मुझे लगता है कि बेरोजगारी को लेकर के मेरा विजन ज्यादा बड़ा था साहब से, कि मैं तब देख के बता दिया था। आज भी वीडियो पड़ा हुआ है और उस टाइम ऐसे वीडियो ट्रेंडिंग में भी चले जाते थे, 3 नंबर पे ट्रेंड किया था। आज तो आप कैसा भी वीडियो बना लीजिए, ऐसा इतना रिपोर्ट होगा कि वो ट्रेंडिंग होगी नहीं। और मैं ट्विटर पे आई थिंक पहला ऐसा शिक्षक था जिसको ब्लू टिक ट्विटर ने दिया था। और मैं आप शुरू से लेकर के अब तक के ट्वीट देख लीजिए, मैंने हमेशा सरकार से सवाल पूछा है हर एक चीज पे।